माँ सरस्वती को वंदन। आज ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी एक स्कूल अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और आज आप सब स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए साइंस के सभी शिक्षक भाई बहन यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर साहब शंभू सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कार्यक्रम में न होते हुए भी मुझे कम से कम मेरे शिक्षक भाई बहनों से आमना सामने देखने के लिए एक अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका और विश्वविद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर श्री वीरेंद्र दास जी रजिस्ट्रार साहब भी बैठे हैं और अखिलेश जी जो इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसमें 3 बातों पर विशेष जोर दिया है। सबसे पहले तो मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ा जाए बच्चों को, फिर दूसरा है कि उसको स्किल से भी जोड़ा जाए और तीसरा उसको डिजिटाइज का जितना परफेक्ट बन सके उतना किया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि आज की आवश्यकता में आप साइंस फैकल्टी के अध्यापकों का देश के भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका है और रहने वाली है। लेकिन अभी भी मैं और मेरा अनुभव ये कहता है कि अभी साइंस शिक्षा को हम नीचे गांव-गांव तक नहीं पहुंचा पाए। अभी भी केवल और केवल कुछ ही विद्यालयों में 3 फैकल्टी है, बाकी अधिकांश विद्यालय में साइंस फैकल्टी का अभी तक, मैं अपने राजस्थान के अनुभव से कह रहा हूँ, यहाँ अगर है तो मेरे को ध्यान में नहीं आया। और ऐसे शिक्षकों को विश्वविद्यालय के द्वारा उनकी टीचिंग को कैसे अच्छा किया जाए ताकि हम जिसके लिए हैं उस बच्चे को निखारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस देश में आज़ादी के साथ ही नंबर 1 पर अगर शिक्षा को रखकर ये जो आज अपनी मूल्य आधारित शिक्षा की बात जो कहते हैं वो उसी समय से अगर बच्चे को उस लाइन में लाया जाता तो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस देश का दृश्य कुछ और ही होता। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में शिक्षक ही वो कारीगर है जो पत्थर की मूर्तियाँ नहीं गढ़ता है, इंसान की मूर्ति बनाता है। पत्थर की मूर्ति बनाना बहुत आसान है क्योंकि वो कोई रिएक्ट नहीं करती है। आप चाहे जैसा उसको ठोको, चाहे जैसा रगड़ो, आप जैसा चाहते हो वैसा वो बिना कुछ एक तरह से अपना प्रतिकार किए हुए आपके साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन मनुष्य को प्रभु ने ऐसा बनाया है कि वो हर चीज़ के लिए एक्शन और रिएक्शन करता है। उसकी स्वयं की अपनी भी कुछ सोच होती है, अपना भी कुछ विचार होता है और उसके कारण से उसको गढ़ना ये चमत्कारी गुरु का ही काम हो सकता है। दोस्तों, आप जो यहाँ बैठे हैं शिक्षक साथियों, मैं भी आपके जैसा ही एक स्कूल शिक्षक रहा हूँ। आज भी आपको जब कभी अपना जीवन ध्यान आता होगा प्रारंभ का तो आपको अपने गुरु का वो चित्र सामने घूमता होगा। आपके मन में ये आता होगा कि था कोई कारीगर, जिस कारीगर ने मुझे गढ़ने का प्रयास किया और मैं आज जिस यात्रा में जहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि लोग कई बार समझते हैं कि यार क्या अध्यापक बने, यार कोई पटवारी बनते तो कैंची मारने की जगह पर्याप्त मिलती। दिमाग वहाँ चक्कर खाता है। लोग सोचता है कि मुझे वो नौकरी मिले जहाँ मैं अपनी औलाद के लिए कुछ फालतू पैसा इकट्ठा करके
उसको अच्छा बना सकूं, पर ये गलतफहमी है। मैं ज़िंदगी के इन 70-80 साल की अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जिसने भी ये गलत फाउल खेला है उसकी औलाद नहीं सुधर सकी है, वो भले ही सुधर गया हो। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। कोई न कोई काल चक्र ऐसा घूमता है जो आपको पर्याप्त ठीक तरह से सबक दे देता है, और अगर आपने बहुत ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है तो वो ऊपर वाला पता नहीं कब कहाँ आपको सहारा देकर खड़ा कर देता है। और मैं सोचता हूँ भगवान और कहीं नहीं है, भगवान हमारे बालक रूपी इंसान में है। अगर भगवान को कहीं सेवा करने की इच्छा हो, पूजा करने की इच्छा हो, तो इस इंसान की सेवा कर लो, ये अपने आप आपको भगवान का स्वरूप बन करके आपका भला कर देगा। तो मैं सोचता हूँ ये शिक्षा के इस पवित्र क्षेत्र में भारत ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो धन दौलत से नहीं किया दोस्तों। हमारे पुरखों ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी जीवन जीने के तरीके के आधार पर, अपनी देश की महान विभूतियों को समझकर अपने आप को ढालने का प्रयास किया। और इसीलिए विश्वामित्र जो है राम का निर्माण कर सकता है। राम पहले दिन राम नहीं था दोस्तों। पहले दिन न तो कौशल्या को पता था कि ये कुछ ऐसा कर पाएगा, लेकिन एक गुरु ने उसको पहचान कर, परिस्थितियों को समझ करके और उन बच्चों को ले जाकर जंगल में जिस प्रकार की शिक्षा दे करके तैयार किया कि राक्षसी प्रवृत्तियों को अंत करने के लिए ही तू ज़मीन पर आया है, तो अपनी कर्म शक्ति को इतना बढ़ा। और मैं सोचता हूँ ये देश का कितना सौभाग्य कि सुदामा और कृष्ण एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं दोस्तों। हमारे देश में ये अंतर नहीं था। ये तो गुलामी के 1000 वर्षों के संघर्ष ने हमको बिल्कुल तोड़ करके अपने अतीत से हटा दिया। बाकी यहाँ हमारे ना कोई गरीब था, ना कोई अमीर था, ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा था। महिला शिक्षा जो अपन रोज़ चिल्लाते हैं ना, भारत के अतीत में महिला शिक्षा भी उतनी प्रभावी थी। तभी तो मंडल मिश्र का शास्त्रार्थ में अगर कोई जजमेंट के रूप में बैठी तो उसकी स्वयं की पत्नी बैठी, इसका मतलब वो भी इतनी बुद्धिमान थी। तो इसका मतलब हमारा अतीत बहुत अच्छा है। इस अतीत से सीख करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मैं सोचता हूँ आपके भगवान ने किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से आपको इस शिक्षा के क्षेत्र में डाला है। मकान बड़ा नहीं होगा, गाड़ी बड़ी नहीं होगी, कपड़े भी बहुत सुंदर नहीं होंगे, जूते भी कोई 5000 का नहीं होगा, लेकिन आपको जो मान और सम्मान मिलता है ना, वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नहीं मिलता दोस्तों। शिक्षक का इतना सम्मान है। मैं सोचता हूँ उसको और चीज़ें मिले या ना मिले, लेकिन अपने बच्चे के द्वारा जो प्यार मिलता है ना, उस दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं आज भी इस उम्र में जब कभी भी प्रवास करता हूँ ना, तो प्रवास करता हूँ और अगर बस स्टैंड पे उतरता हूँ और मेरे पास वज़न ज़्यादा होता है, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा वहाँ के आसपास होगा तो वो तुरंत दौड़ करके मेरा वज़न ले लेता है और मुझे ससम्मान आगे पहुँचाता है। तो इसका मतलब दौलत तो यार बहुत कमाई है, ये दौलत कमाने का ही काम है, लेकिन हम अपने आप को भी इतना तैयार करें कि उस बच्चे की हर भूख का शांत कर सकें, उसकी जो कुछ भी मन में उठ रहा है उसकी संतुष्टि दिला सकें। और इसलिए शिक्षक तब तक शिक्षक रहता है और पढ़ता है जब तक वो जिंदा रहता है। जो शिक्षक केवल और पढ़ा और छोड़ दिया, वो शिक्षक धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। अगर शिक्षक के जीवन में रोज़ 2-4 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कोई तो भी शिक्षकत्व का कमी आ रही है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल किस समय पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल सब्जेक्ट मैटर ही पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को पढ़ करके एक अलग चीज़ है, कुछ और चीज़ें पढ़ करके कुछ अलग चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ शिक्षक जहाँ जहाँ से जो कुछ उसे मिल सकता है, एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे गुरु के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए। बच्चा भी आप और हम सब उसी फैक्ट्री से निकले हैं। विद्यालय में कई शिक्षक होते हैं, कई शिक्षकों का सम्मान होता है, कईयों का नहीं भी होता है। अब वो शिक्षक सोचता है यार मेरे को क्यों नहीं, भैया तू जितना देगा उतना ही तो प्राप्त करेगा।
अगर तेरे देने का ही काम कमज़ोर है तो फिर प्राप्त करने की उम्मीद क्यों रखता है? अगर प्राप्त करने की उम्मीद रखता है तो फिर उसी तरह से मेहनत करके उस बच्चे को देना, तो वो तुझे प्यार करेगा, मन से करेगा, अंतिम समय तक करेगा। तो मैं सोचता हूँ ये बार बार जो कोशिश कर रहे हैं सब लोग कि हमारा टीचर अपने ज्ञान की दृष्टि से भी, अपने काम की दृष्टि से भी परफेक्ट टीचर बन कर के अपने बच्चे की हर आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अब कई बार क्या होता है कि हम लोगों का स्वभाव होता है, जो बहुत टैलेंट बच्चा होता है उसको बहुत प्यार करते हैं, और जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको देखने की नज़र बदल जाती है। मैं सोचता हूँ ये शिक्षक तो नहीं है। शिक्षक का ध्यान वहाँ जाना चाहिए जो सबसे कमज़ोर है। उस बच्चे को कैसे उठाया जाए ताकि उसको भी एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए मैं कुछ कर सकूं। अगर 2 ऐसे बच्चों को भी आपने अपनी क्लास में छांट करके उसको उठाने का प्रयास किया ना, तो सारे स्कूल और सारा क्लास का वातावरण बदल जाएगा। किसी अच्छे को अच्छा बनाने से वातावरण उतना नहीं बदलेगा। जो बहुत ही नीचे है उसको उठाने के लिए अगर उसकी एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है तो पढ़ाऊँगा, उसको व्यक्तिगत बुलाकर पास में समझाऊँगा तो करूँगा, उसके जीवन को समझने का प्रयास करूँगा, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करूँगा कि आखिर इस बच्चे में इस कमी क्यों है। उस कमी के कई कारण हो सकते हैं। उन सब कारणों के बारे में जानता जो शिक्षक है वही वास्तव में बच्चे का सही निर्माण कर सकता है। जो केवल और केवल बोर्ड पर चाक घिस करके सोचता है कि मैं बहुत अच्छा शिक्षक वो नहीं है। बच्चे के हर एंगल को जो समझता है, बच्चे की हर कोने को समझता है और उसके कोने को घिस करके ठीक करने का जो प्रयास करता है, वो वास्तव में एक अच्छे शिक्षक के रूप में खड़ा हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अनायास मुझे जो है ना वीसी साहब ने आपके सामने आमना सामना बात करने का मौका दे दिया। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला भारत कैसा होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। अगर भारत को जैसा बनाना चाहते हो उसका काम तो अपने को शुरू करना पड़ेगा। दूसरा करेगा इस तरह उंगली दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं करूँगा। जो कुछ भी भगवान ने मुझे शक्ति दी है, शरीर दिया है, बुद्धि दी है, मन दिया है, मैं इसका पूरा उपयोग करूँगा, एक एक क्षण का उपयोग करूँगा। और आप यार, ईश्वर कमाल है, इस धरती का पता नहीं क्या निर्माण किया है कि सबके लिए 24 घंटे हैं। वीसी साहब के लिए भी 24 है, मेरे लिए 24 है, आपके लिए भी 24 है और बाकी लोगों के 24 है। घड़ी की सुई वैसी घूमती है। अब मर्जी आए तो उपयोग कर लो, मर्जी आए तो सो जाओ, जो चाहो जो करो, कोई न रोकने वाला न कोई टोकने वाला। तो यार, भगवान ने जिस आकृति में आपको और मुझे भेजा है उसमें कुछ करने के लिए भेजा है। अगर इस आकृति में भी नहीं कर पाए तो हम आकर के व्यर्थ चले जाएंगे। इस विषय पर हमारा ध्यान हमेशा केंद्रित होना चाहिए और कम से कम रात को सोते समय 2 मिनट मन में सोचना होगा कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ बच्चे को ले जाना है। तो आपकी कार्यशक्ति अपने आप अंदर से प्रकट होगी। क्योंकि मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत प्रारंभ से साथ काम किया, पर ये जो चमत्कारिक शक्ति जो आज देख रहा हूँ, इन वर्षों में जो देख रहा हूँ, इसका मतलब यार, जब तुम किसी मन से काम करने लगते हो तो ऊपर वाला भी तुमको पीछे से सपोर्ट करता है, बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। तो कोई न कोई ताकत तो है जो बढ़ाती है। मैं सोचता हूँ आप सब लोग भी इस भावना को ध्यान में रख कर के प्रयत्न करें। बाकी तो ईश्वर का काम है, वो करेगा। धन्यवाद।